भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया। तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया। की बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश रे, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। देखो, जो ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ख्याति तो नहीं मिलेगी। नीरज जी कौन सोशल मीडिया के जमाने में थे, हर व्यक्ति की जुबान पर थे। तो जितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उससे कई गुना ज्यादा वाले फॉलोअर्स लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। मेरे पास इतने नहीं है फॉलोअर, उसके बावजूद भी मुझे फुर्सत नहीं है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। ये तो मैंने तो साइकिल मेरे पास नहीं थी। मैं मतलब बहुत ही गरीबी में गया था शहर। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज हमारे साथ देश के नामचीन कवि, जो कि सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा एक सारगर्भित प्रस्तुति देते हैं और समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं। प्रियांशु गजेंद्र जी हैं। आज इनसे बात होगी, कैसे कविता के क्षेत्र में आप आए, कैसे शुरुआत हुई और वर्तमान जो परिदृश्य है, तमाम सारे कवि आज मंचों पर आ रहे हैं तो कितनी चुनौतियां उनके सामने हैं, और सबसे अहम बात की सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी रचनाओं की प्रस्तुति कैसे बेहतर हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, बधाई। सबसे पहला सवाल, शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताएं। शुरुआत तो मैं पढ़ता लिखता था, और मैं दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी और माइन सबको पढ़ता लिखता था। फिर शहर में आया, तो शहर में आया तो कहते नहीं कि वियोगी होगा पहला कवि, तो वियोग का पहला सीन 2005 में आया। और एक तिवारी जी हैं कवि, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता था, तो बुला ला एक दिन, बोले गोष्ठी चलो। मैं गोष्ठी में गया तो बहुत सारे लोग थे वहाँ, कविता पढ़ रहे थे। तो हमने सबको सुना, तो मुझे लगा कि मैं भी इनसे अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उस समय से लिखना, लिखता तो पहले से था, लेकिन जो व्याकरणिक भाव है वहां से शुरू हुआ 2005 से। जो शुरुआत आपकी लेखनी की हुई, जैसा कि तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि एक डाकू जिनको सांसदी का टिकट मिलता है, फूलन देवी, वो जब उनको टिकट मिला तो आपके मन में एक जो भी भाव आपके में आया, फिर आपने वो रचना की, तो वो कौन सी रचना थी और उस समय क्या आपके मन में क्या आया? मैं उसमें कक्षा 7-8 में पढ़ता था, तो लेकिन जो गतिविधियाँ होती थी तो कवि मन तो था ही, व्याकरण और कविता भले नहीं जानता था पर मन कविता का था। तो पहली बार वो टिकट उन्होंने दिया तो मुझे ये बहुत खराब लगा। मुझे लगा कि ऐसे लोग, मतलब जो सीधे-सीधे डाकू, वैसे अप्रत्यक्ष रूप से जाते तो डाकू ही थे, लेकिन ये सीधे-सीधे डाकू भेजने का जो प्रक्रिया है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने लिखा कि देश के गुंडे और लफंगे बन गए देखो नेता, ऐ मेरे देश के लोगों तुम भी क्यों ना बन जाओ नेता। फूलन और मुलायम को देखो बन गए भारी नेता, और सुखराम जी चोर को देखो बन गए वे जन नेता। यह युग ही अच्छों का नहीं बल्कि है राज स्वस्थ गुंडों का, फिर क्यों न बन जाए सारे भारत के नेता। कुछ था ऐसे करके। तो वो कविता मैंने लिखी, और मैं कागज में लिखी थी कॉपी में, तो मेरी बहन ने वो पढ़ लिया, तो उसके लिए घर में डांट भी पड़ी कि तुम दिन भर कविता और गीत गजल लिखा करते हो, ये सब क्या तमाशा है। तो खैर वो तो फाड़ के फेंक दी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ स्मृति में रह गई वो, इसलिए मैंने आपको सुना दी। आपने अलग अलग काल के कवियों, साहित्यकारों को, बड़े बड़े नाम को आपने पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा किस काल के रचनाकार या कवि ने आपने आपको प्रभावित किया और क्या विशेषता उनके भीतर? देखो, भक्ति काल का जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य का, 14वीं शताब्दी के आसपास का, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है कि उससे अच्छा कभी किसी ने नहीं लिखा। बस उसकी कमी ये थी कि वो ब्रज भाषा में है, इसलिए ब्रज भाषा समझने वाले लोगों तक ही वो पहुंच सकी। अगर वो खड़ी बोली में होती तो भी रामचरितमानस आप देखो अवधी में है, और अवधी एक क्षेत्रीय बोली है, उसके बावजूद पूरी दुनिया में पढ़ा गया। अगर वो खड़ी बोली में होता तो शायद आज अंग्रेजी की जगह लोग हिंदी बोल रहे होते पूरी दुनिया में। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तो भक्ति काल था। उसके बाद फिर प्रगतिवाद में दिनकर जी को मैंने पढ़ा, और अज्ञे जी। तो अज्ञे जी का मेरे ऊपर सबका अलग-अलग प्रभाव पड़ा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास की काव्य रचना,
उनकी काव्य रचना में जो रूपक और उपमा और जो श्लेष का प्रयोग हुआ है, जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वो किसी कवि ने नहीं किया। कालिदास जी ने संस्कृत में किया। कालिदास जी के बाद तुलसीदास जी का जो काव्य है उसमें उन चीज़ों का प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद जी ने भी अच्छा मतलब रामचरितमानस के बाद अगर दूसरा ग्रंथ जो मेरे सबसे अच्छे करीब है वो है कामायनी जयशंकर प्रसाद का, वो भी काव्य कला की दृष्टि से। आज्ञे जी का प्रभाव मेरे ऊपर ये पड़ा कि आज्ञे जी ने एक पंक्ति लिखी है तार सप्तक के प्रकाशन में सन 1943 में कि प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है और किसी विशेष दशा में प्रयोग करना हर काल का हर कवि का स्वाभाविक अपना धर्म है। तो वो जो मैंने पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने युग के अनुकूल प्रयोग करूं। तो आप मेरी कविताओं में देखते होंगे कि मैं हमेशा मतलब प्राचीन कथा को या मन के भाव को नए कलेवर में कहता हूँ। आप पढ़े होंगे आदमी न हुए काला धन हो गए, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया। उस पे सवाल पे आएंगे। सफाई सफाई महोत्सव को लेकर के आपकी एक रचना थी, वो उसको लेकर के वो रचना क्या थी, पहले तो वो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। और वो जो मामला पूरा था उसमें भाव उस समय मन में क्या था? मामला ये था कि हमने जो है 22 या 23 जनवरी का दिन था और सुबह अखबार पढ़ा, हिंदुस्तान अखबार में एक बच्चा कटोरा लिए हुए सर्दी में जनवरी के महीने में खड़ा था और दूसरी तरफ सैफई में कैटरीना कैफ का डांस हो रहा था, सैफई महोत्सव चल रहा था। तो उसमें दृश्य मुझे अखबार में मैंने देखा तो मन में पीड़ा हुई। शाम को कवि सम्मेलन था तो मैं रास्ते में गुनगुनाते हुए गया कि हम लोग जिस राजनेता को वोट देते हैं ये मानते हैं कि गरीबी मिट जाएगी, दरिद्रता मिट जाएगी, लेकिन मिटता कुछ नहीं है, हालात ज्यों के त्यों रहते हैं। तो मैंने लिखा कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फर नगर हो गया। तो वो उसको मैंने आज्ञे जी की लगाई इसमें वही युक्ति कि अपने काल के अनुसार। अब इसमें प्रेम की भावाभिव्यक्ति है लेकिन प्रयोग नए हैं। प्रयोग मतलब उपमान होता है हिंदी साहित्य में, उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है जब दोनों में समान गुण हो। यहाँ प्रेमी बर्बाद हुआ उसका मुजफ्फरनगर और वहाँ सैफे में आनंद है तो प्रेमिका आबाद है, वो ऐसे करके मैंने। प्रेम में बिछोह आपकी रचनाओं में हमेशा प्राथमिकता में रहा, जितना मैंने सुना जाना है। तो एक आपकी रचना है कि जब पति कहीं चला जाता है तो फिर वो पत्नी कैसे अपना भाव प्रकट करती है, 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाए जो है कि। वो तो देखिए बिछोह क्या है, बिछोह ही कवि की असली थाती है और जीवन में बिछोह ही तो है। जब से जन्म लिया है तब से परिवार में बहुत सारे लोगों को खोया, समाज में बहुत सारे लोगों को मैंने खोया और प्रेम जिससे करते थे उसे मैंने खोया। तो विछोह तो जीवन में आत्मा। हमारा जो हिंदी साहित्य है, पहली बात तो पाश्चात्य साहित्य जो है वो निराशावादी है। आप देखते होंगे अंग्रेजी फिल्में, उसमें आप देखते हो हीरो लास्ट तक काम करता है, अंत में मारा जाता है हीरो। लेकिन इंडियन फिल्मों में ऐसा नहीं है। आप उसमें दिखाया जाता है कि दुख दुख चाहे जितना हीरो जीतेगा। तो हमारा साहित्य जो है निराशावादी नहीं है, हम निराशा को भी आनंद में कहते हैं। तो वो मैं कहता हूँ, वो बिछोह में विदेशिया भिखारी ठाकुर ने लिखा है। तो विदेशिया ने क्या, पूरा आप देखो फिल्मों में गाने हैं, रेलिया बैरन पिया कर लिए जा रहे, विदेशिया है उसमें पति परदेश जाते थे तो भोजपुरी में भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं उनको, भिखारी ठाकुर को। तो वो लिखते हैं कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश रे विदेशिया, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया हो, जदुआ से मरी है शरीर हो विदेशिया, जदुआ चलाई तो है सुगना बनी है रे, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बल। वो उसमें था कि परदेश जाने वाले जो पति होते थे उनकी पीड़ा घर में स्त्रियां सहती थी विछोह की, और फिर बाद में लौट के आती। ये हमारी साहित्य का मूलभूत गुण है, प्राचीन काल से लेकर के और आज तक गाया जा रहा है। तमाम फिल्मों में आप सुनो रेलिया बैरन पिया कर लिए जा रहे, तो हम लोग मजदूर थे, पूरा इंडिया ही मजदूर था। धीरे धीरे अब तरक्की हुई है तो बड़े बड़े शहरों को लोग कमाने जाते थे, आज भी गांव से लोग जाते हैं। तो घर में बिछोह की स्थिति, अब तो मोबाइल है सब जानते हैं, लेकिन वैसे पति नहीं आता था तो कल्पनाएं होती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये काला धन वाला था बहुत। तो हाँ हाँ, तो ये कल्पनाएं होती थी, ये पुरानी कल्पनाएं थी। फिर इसमें वही अज्ञे वाला मैंने प्रयोग किया, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए,
इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। इसमें नया प्रयोग है, काला धन नहीं आया तो परदेसी के लिए उसका प्रयोग कर लिया। तो बस ये भी अज्ञे की कविता का ही प्रयोगवाद का मुक्तक है। आज आज का दौर सोशल मीडिया का है, चारों तरफ सोशल मीडिया की उपलब्धि है। आज के 2 दशक पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आप इसको सकारात्मक पक्ष इसका क्या है मंच के मद्देनज़र, और इससे नुकसान क्या हो रहा है? तो क्योंकि तमाम सारे नए कवि आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितना कारगर ये साबित? देखो, जो ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ख्याति तो नहीं मिलेगी, जो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं मिलती उनको है। जिनमें से एक आप मुझे भी ले लीजिए, मैं सोशल मीडिया पर मैंने अपने वीडियो, वायरल वीडियो डिलीट करवाए थे कि मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सबका स्नेह मिला, बढ़ गया। दो तरह के लोग हैं इस संसार में, एक तो लाइक और फॉलो पाने के लिए काम कर रहे हैं, और एक है जो अपने आनंद के लिए काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आनंद के लिए काम करेगा तो गुणवत्ता उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। और लाइक फॉलो के लिए करोगे, अभी कल मैंने देखा कोई कमेडियन गाली दे रहा था, एक लड़की थी और वो कमेडियन था। माता-पिता की रिश्ते। हाँ, माता वो गाली दे रहे हैं। अब ये गालियाँ क्यों दी जा रही थी? ये सोशल मीडिया के लोग हैं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं। और जो कवि सम्मेलन में आप सुन रहे हैं, जिन कवियों को सुन रहे हैं, नीरज जी कौन सोशल मीडिया के ज़माने में थे? हर व्यक्ति की ज़ुबान पर थे, तो आप नीरज जी बनिए। तो 2 तरीके हैं, जो लोग आ रहे हैं नए लोग, उनको लगता है कि सोशल मीडिया से सब कुछ कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उससे कई गुना ज़्यादा वाले फॉलोअर्स लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। मेरे पास इतने नहीं है फॉलोअर, उसके बावजूद भी मुझे फुर्सत नहीं है। तो काम की जो है गुणवत्ता अलग है। और सोशल मीडिया के कई बार लोग बुलाए जाते हैं, जो सोशल मीडिया बहुत वायरल है, उनको लोग बुला लेते हैं 10 मिनट में। अभी मैं विदेश में गया था, वहाँ बुला लिया उसको, एक सोशल मीडिया का बहुत हाई हाई व्यक्ति था, और वो मेरे पर भरोसा कम कर रहे थे कि ये कवि है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो गायब हो गया। इस बार वो फिर से कार्यक्रम कर रहे हैं और प्राथमिकता उनकी मैं हूँ, और वो सोशल मीडिया वाला इस बार नहीं जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया से आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा, अच्छी अच्छा भी है ये, जल्दी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन रास्ता मिलने के बाद उसकी गुणवत्ता में अगर सुधार नहीं किया, तो जितनी जल्दी से जा रहे हो उतनी जल्दी से वापस आओगे। और सोशल मीडिया के बिना वाला जो रास्ता है, वो धीरे-धीरे चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप ऊँचाई पर जाओगे तो ऊँचाई पर ही रहोगे, फिर नीचे नहीं आना है आपको। एक रचना आपकी है बहुत लोकप्रिय हुई, मैंने भी गुनगुनाया, आपने उसको पोस्ट किया था, उसके लिए धन्यवाद। कहीं प्रशंसा, कहीं पे ताली। 2 लाइन गुनगुना दीजिए, फिर 2 छोटे-छोटे सवाल। हम लोग का जीवन है कि कवि सम्मेलनों में हम लोग रोज रहते हैं, रात में, सुबह अखबार में छपता है तो हम अक्सर कहीं ट्रेन में या हवाई जहाज एयरपोर्ट पे न्यूज़ में पढ़ते हैं कि आज फला फला कवि आए थे। तो जीवन यही है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में। चाहे वो मेरे भीतर बैठा हुआ प्यार हो या आप सबका प्यार हो जो लोग मुझे सुनने आते हैं, कि जैसे तैसे इसी में उम्र बीत रही, उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह। उसकी एक पंक्ति बहुत फेमस हुई थी, जो हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि बाद में पैसा कमाऊँगा तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये खाऊँगा, वो खाऊँगा। अब पैसा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। पहले सोचते थे समोसा ₹10 मिलते थे कि समोसा खा लेंगे, तो 1 समोसा खाते थे, 2 जलेबी थोड़ी खा ली, फिर मन करता है यार ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा खाएँगे, क्योंकि भूखे रह जाते थे। जीवन में ऐसा दौर कभी था? बहुत था। ये तो मैंने तो साइकिल मेरे पास नहीं थी। मैं मतलब बहुत ही गरीबी में गया था शहर। ऐसे तो मजबूरी में कोई जाता नहीं। अभी एक नई रचना भी मैंने लिखी है कि दूर आँखों से ख्वाबों के मंजर हुए। आज मैंने घर बहुत बड़ा बनाया, बाराबंकी शहर में बहुत सुंदर है। लेकिन उस घर में वो आनंद नहीं जो उस टूटे हुए छप्पर में था जहाँ पानी बहता था। तो मैंने एक गीत लिखा है कि दूर आँखों से ख्वाबों के मंजर हुए, घर बनाने में हम घर से बेघर हुए। चल न सकते थे जो गुनगुनी धूप में दौड़ते हैं वही अब भरी दोपहर, आग चूल्हे की बुझने लगी गांव में पेट की आग लेकर के आई शहर। तो मैं शहर आया, इसको कुमार सत्यम जो है वो बहुत अच्छे गजल गायक हैं बिहार के, उन्होंने गाया भी है, और अभी आप सुनिएगा उसको, बहुत अच्छा गीत है। तो शहर में आने का मतलब, कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा?
शहर में आता है तो वो इसलिए आता है रोजी रोटी के लिए, तो मैं भी आया था, सपने थे, सपने तो मिल गए, लेकिन नींदें गायब हो गई, नींदें आप लोगों ने ले ली। तो मैंने वो लिखा कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। बहुत सारे लोग थे, पूछते नहीं थे कौन हो तुम, रिश्तेदार अवॉइड करते थे कि कहीं कुछ मांग न ले। आज वही रिश्तेदार पीछे पीछे घूमते, कहते हमको पहचान नहीं रहे हैं। तब मैं, अब हमारे साथ भी सब बहुत सारे लोग हैं। तो जिंदगी का सफर यह है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। तो छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो अभी हाल ही में दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ। चूँकि आप राजनीतिक विषयों को लेकर, विसंगतियों को लेकर के आपकी तमाम सारी रचनाएँ आती हैं, टिप्पणी आती है। और दूसरा ये कि जो नए लोग आ रहे हैं, बड़े आपाधापी में मंचों पे आ रहे हैं और तमाम सारे सपने देख रहे हैं। तो नए कवियों के लिए क्या सलाह है? दूसरा वो जो हमने राजनीतिक चुनाव को लेकर पूछा, और उसमें एक अंतिम, कई सारे हमारे दर्शकों ने ये कहा था कि जब आएँगे, बात अगर हो जाएगी तो उनसे कहिएगा कि तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया? वो एक जो 4 लाइनें हैं अंत में, वो ज़रूर हो जाए। हाँ, इसी का है वो, लेकिन वो व्यक्तिगत कहा गया था कि ये ज़रूर सुनिएगा। तो ये 2 छोटे-छोटे सवाल और छोटी-सी रचना। दिल्ली का तो राजनीति में हम केवल मजे लेते हैं, बाकी हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, राजनीति। आपने लोगों के इंटरेस्ट तो पैदा कर दिया ना मुझे लेके। तो मैंने अभी एक गीत लिखा है, होली आने वाली है, तो होली को लेकर के लिखा है कि रंग रंगीले इन नयनों से करो न जादू टोना। जैसे मैं संकेतों में कहता हूँ, बहुत संकेत में समझना कि रंग रंगीले इन नयनों से करो न जादू टोना, रंगा रंगाया जीवन है यह अब न किसी का होना, रंग रंग से खेलो होली, रंग रंग से होली खेलो, खेलो न गड़बड़ झाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला। मैं पहले से लाल लाल हूँ, शतरंजों पर बिछी चाल हूँ, आम आदमी था पहले मैं, आम आदमी था पहले मैं, अब कमलों से लुटा ताल हूँ, अब कमलों से लुटा ताल हूँ, मुझको लेकर डूब गई है, मुझको लेकर डूब गई है मेरी ही मधुशाला, मुझसे दूर रहो ब्रज। तो ये अभी मैंने लिखा है, और मैंने तो पहले ही लिखा था, जब केजरीवाल जी आए थे, वादा किए कि बिजली पानी सब फ्री हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा था कि हाथ मुझसे छुड़ाकर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमाकर कहाँ खो गए। तो मैं तो ऐसे करता रहता हूँ। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि हमारे जो नए लोग आते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक, अब आप सोशल मीडिया की भीड़ में अगर दौड़ करके आप आना चाहते हो, तो ये सोशल मीडिया बहुत स्थायी नहीं है। बहुत सारे लोग वायरल हुए अचानक से, और आज कहाँ हैं किसी को नहीं पता। रानू मंडल कहाँ है किसी को नहीं पता। वो एक गाना आया था, कोलाबेरी कोलाबेरी, पता नहीं कहाँ चला गया। तो चीजें ऐसी लिखो, पुराने गाने देखो आज भी शाश्वत है, होली खेले रघुवीरा अवध में, आज भी हर हर बार गाया जाता है। और ये जब तक म्यूजिक रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगी, तब तक ये रहेगी। तो अस्थाई काम करो, सोशल मीडिया की भीड़ में मत दौड़ो। सोशल मीडिया अलग चीज है, ये सोशल मीडिया केवल महसूस करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, इसमें मन नहीं लगाने का। और अगर मन लगा के इसके लिए लिखोगे, तो लोग तो गालियां सुनना चाहते हैं, आप सुनाओ गालियां, आप वायरल हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, लेकिन आपकी, आपका कुछ नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं रहेगा। तो काम ऐसा करना चाहिए जो अस्थाई हो, और अस्थाई काम करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोचो कि आप हवा हवाई कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी संभव ही नहीं है। हो जाए वो, इसी के इंतजार में हैं। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। ये गीत मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। अच्छा। 15 वर्ष बाद उसका फोन आया था। उसने पूछा कि आजकल क्या करते हो, तो मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ, वही कहीं प्रशंसा कहीं पे ताली कहीं। मैंने कहा यही मैं कर रहा हूँ। अंत में मैंने उससे पूछा था
कि आप क्या करते हो, तो उसने भी बताया। तो कवि का मन है तो वो अपने भाव में पूछता है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। प्रयागराज भी गए थे, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया था, अच्छा था, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी-सी अव्यवस्था थी। थोड़ा अव्यवस्था तो नहीं थी, हम ही उस व्यवस्था में फिट नहीं थे। वरना क्या है 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और चूँकि प्रशासन सब लगा है, व्यवस्था इतनी बहुत ज़्यादा बहुत हाई व्यवस्था है, पुलिस हर जगह मुस्तैद है, सब कुछ है। लेकिन चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि ज़ाहिर-सी बात है कि समस्याएँ लोगों को हैं। लेकिन मैं तो गया था, मुझे भी समस्या हुई, लेकिन मैं जाके लौट आया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देखिए, अभी हमने प्रियांशु गजेंद्र से बातचीत की, लंबी बातचीत हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपके भी कोई सवाल हैं साहित्य को लेकर के, रचनाओं को लेकर के, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, हम आपके पास भेजेंगे, उसका जवाब भी लेंगे। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।